नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना को मुंबई हवाई अड्डे के पास कोरोना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में हिरासत में लिया गया, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस ने मुंबई के एक क्लब में छापा मारा, जहां कोरोना के उल्लंघन के आरोप में रैना और सिंगर गुरु रंधावा सहित 34 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस ने उनके बारे में जानकारी नहीं दी। जमानत पर रिहा होने के बाद अब इस पूरे मामले पर सुरेश रैना की तरफ से सफाई आई है। पूर्व बल्लेबाज की मैनेजमेंट टीम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 34 साल के रैना को घटना के वक्त स्थानीय समय सीमा, क्लब खुला रहने की और दूसरे नियमों की जानकारी नहीं थी। बयान के मुताबिक सुरेश एक शूट के लिए मुंबई में थे, जो देर तक चला था। उनके एक मित्र ने उन्हें दिल्ली रवाना होने से पहले डिनर के लिए इनवाइट किया था। उन्हें स्थानीय समय सीमा और नियमों की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस बारे में बताए जाने के बाद रैना तुरंत अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया और अनजाने में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अफसोस जताया। बयान में कहा गया कि रैना हमेशा पूरे सम्मान के साथ नियम और कानून का पालन करते हैं और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात मंडली में भाग लेने के लिए कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाने के सभी आरोपों से मुक्त होने के बाद विदेशी नागरिकों को उनके देशों में वापस भेजने के लिए केंद्र को सहायता करने के लिए कहा। अदालत ने आगे उल्लेख किया कि उपरोक्त अवलोकन संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आएगा, यदि वे आरोप मुक्त बरी होने की शुद्धता पर सवाल उठाने का इरादा रखते हैं। पीठ ने कहा, इसके अधीन प्रतिनिधित्व को नोडल अधिकारी द्वारा तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने सरकार से कहा कि वो उनके आवेदनों को रिकॉर्ड में लेने के बाद 36 विदेशी नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान करे। पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों और न्यायाधिकरणों में फाइलिंग के लिए लिमिटेशन अवधि बढ़ाए जाने को लेकर 23 मार्च 2020 का उसका आदेश अब भी प्रभावी है। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति S रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने ये टिप्पणी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC की ओर से जारी उस आदेश को निरस्त करते हुए की, जिसमें आयोग ने लिखित बयान लेने से ये कहते हुए मना कर दिया था कि उसे शिकायत का जवाब दाखिल करने के लिए 45 दिन से अधिक समय देने का अधिकार नहीं है। यदि सरकारी सेवक सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है तो उसी को कदाचार माना जा सकता है या सरकारी सेवक के असहयोग के रूप में उनके खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आरोप लगाया जा सकता है। न्यायालय की टिप्पणियां। बेंच ने उल्लेख किया कि भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर न्यायमूर्ति AK राजन की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया है। यदि सचिव स्तर के अधिकारियों ने ही सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है, तो हम आम नागरिकों से सरकार के आदेशों का पालन करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार 18 दिसंबर को कड़ी टिप्पणी करते हुए एक सरकारी आदेश जियो 2010 को लागू करने में प्रतिक्रिया की कमी के लिए राज्य सरकार तमिलनाडु राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति N किरुबाकरन और न्यायमूर्ति B पुगलेंदी की खंडपीठ ने भी ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्लैट खरीदारों को मुआवजे का दावा करने से महज इसलिए मना नहीं किया जाता है क्योंकि डेवलपर ने ब्याज के साथ रिफंड का एक एग्जिट ऑफर पेश किया था। एक वास्तविक फ्लैट खरीदार के लिए जिसने प्रोजेक्ट में एक निवेशक या फाइनेंसर के रूप में अपार्टमेंट नहीं बुक किया है बल्कि एक घर खरीदने के उद्देश्य से किया है,
रिफंड का एकमात्र प्रस्ताव मुआवजे का दावा करने की पात्रता छीनता नहीं है। उक्त टिप्पणियां जस्टिस DY चंद्रचूड़, इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के आदेश के खिलाफ दायर अपील का विस्तारण करते हुए की। फ्लैट खरीदारों की प्रतिनिधि एक एसोसिएशन कैपिटल ग्रीन फ्लैट बायर्स एसोसिएशन ने आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि अपार्टमेंट के कब्जे को सौंपने में डेवलपर DLF होम डेवलपर्स लिमिटेड की ओर से काफी देरी हुई थी, जिसे बेचे जाने के लिए अनुबंधित किया गया था। ये देखने के बाद कि पुलिस CA/NRC के खिलाफ हुई प्रदर्शनों के दौरान क्षतिग्रस्त हुए वाहनों के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार 17 दिसंबर को 7 कथित CA/NRC प्रदर्शनकारियों को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति MG सेवलीकर की खंडपीठ ने विशेष रूप से कहा कि वाहनों के क्षतिग्रस्त होने का कोई सबूत नहीं है। मामला न्यायालय के समक्ष। FIR के अनुसार 20 दिसंबर 2019 को आवेदक नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA और राष्ट्रीय पंजीकरण नागरिकता अधिनियम NRC के खिलाफ शुरू किए गए विरोध में शामिल हुए थे। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।